हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। हमने सरलीकरण का टॉपिक करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर? संख्या पद्धति पर। हम संख्या पद्धति को जैसे हमने सरलीकरण में प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर को तोड़ दिया कि टाइप्स के रूप में कि टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से, तो ऐसा ही हमने संख्या पद्धति में भी करा है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 जो बेसिकली जो इस पर गत वर्ष में जो प्रश्न आ चुके हैं, जैसा कि हमने सरलीकरण में इसमें भी हम कराएंगे, उसी प्रकार से हमने यहां पर भी सजा रखे हैं। देखिए 45,000 वैकेंसी है और जैसे ऑफिशियल एसएससी की साइट ने बोला लगभग 54 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला हुआ है। उन 54 लाख में से बहुत ध्यान समझिए 45,000 लोगों की ही वैकेंसी मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी। 45,000 में अपना नाम लेने के लिए आपको मेहनत करनी है और आपको उसमें ठीक है दिन रात लगा देना है। उसमें सबसे ज्यादा रोड़ा बनेगी मैथ, और जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। आप मेरे साथ स्टार्ट करिए। और जंग है इस बार वर्दी की, और जंग वर्दी की है, लेना वर्दी की है। तो सबसे पहले इसी रूप में हम पहला स्टार्ट करेंगे टाइप 1। चलेंगे हम बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। ये अमूमन आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि छोटी व बड़ी भिन्न के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हमें यहां पर एक चीज दिख रही है कि सबसे पहले हमें दिख रही है कि सर भिन्न क्या होती है, यानी कि हम फ्रैक्शन होता क्या है। और इस फ्रैक्शन को लिखने से ही आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फ्रैक्शन होता है, आप अमूमन क्या लिखते हैं? अंश बटे हर लिखते हैं। अगर इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। सही है। अब यहां पर क्या कंडीशन है कि भिन्न के बारे में हमें बताना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं कि भाई अंश की कंडीशन जो है वो हर से ज्यादा हो जाए, और एक केस ये हो सकता है कि अंश की कंडीशन हर से कम हो जाए। एक केस हो सकता है जैसे यहां पर अगर हम लिखें कि 3/2, तो यहां पर 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, और यहां पर बेसिकली लिखे 1/2, तो यहां पर 1 जो है वो 2 से कम है। तो यहां पर कंडीशन ध्यान से समझिए कि आपके पास अंश और हर मिल गए, और अंश हर के माध्यम से ही हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे क्या है। हम इसे कई तरीके से मेथड से करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। देखिए मैंने आपको 3 प्रकार के छात्र दिखाए। आपको सर टाइमिंग भी चाहिए और टाइमिंग के साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए। आपको 20 में से 20 सवाल सही करने हैं, और वो भी 15 मिनट में। 15 मिनट में करेंगे क्योंकि टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 80, जिसके लिए आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट मिलेंगे। उन 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने होंगे। अब इस आधार पर करना शुरू करते हैं क्या। अच्छा, इसमें दूसरा काम क्या होगा, इसमें दूसरी एक चीज और आएगी जिसमें लिखा होगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम को बोलते हैं आपका क्या? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये वो क्रम है जहां पर आपकी संख्या बढ़ेगी, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम भी बोलते हैं। बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरीके से आपका क्रम जो है वो बढ़ रहा है। और ये साइन आप याद रखिएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। अब एक होता है अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिए। इसे बेटा बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं हम घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम का मतलब है कि पहले बड़ी संख्या फिर उसके बाद छोटी संख्या, यानी कि यहां पर 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस तरीके से कंडीशन आपके पास आ जाती है। तो ये हमारा अवरोही आरोही क्रम हो गया। हमने यहां पर अंश और हर के बारे में पढ़ लिया। हम बेसिकली जो प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः इस पर आते हैं जहां पर अंश आपको कम मिलता है हर से। देखते हैं अगर हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है। अब प्रश्न के कई तरीके होते हैं कि क्वेश्चन इस माध्यम से कि 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी भिन्न बतलाइए, यानी बताइए। फाइंड द लार्जर फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ये हमारे पास हमेशा एक कंडीशन बनी रही कि इस प्रश्न को पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको देखिए कई तरीके बताता हूं। पहला टाइप 1, जो अमूमन कई सारे विद्यार्थियों को आपने करते हुए देखा होगा, बहुत सारी किताबों में आपको करता होगा कि आप एक काम करें कि जितने भी नीचे आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, जितने भी हर दिख रहे हैं,
अब इन सबका एलसीएम ले लें। अब मन में ये सवाल आएगा कि लासा कैसे लेते हैं, तो लासा लेना है कैसे कि 2, 3, 4 और 5 का आपको ले लेना है लासा। 2 से काटेंगे 1, 3, 2 और 5, फिर आप 3 से काटेंगे 1, 2, 5, फिर 2 से आप अमूमन काट लेंगे 1, 1 और 1 और फिर 5, और लास्ट में आप फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1 और 1। इस प्रकार से आपका लासा सिद्ध हो जाता है, जिससे लास्ट में आपकी एक एक संख्या बनती है। फिर आप इन सारी संख्याओं का गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि टोटल आपके पास 60 लासा आ जाता है। अब 60 लासा आने के पास, यानी कि लासा वाली विधि के अनुसार से आप 60 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर देंगे। 60 का मल्टीप्लाई 1/3, 60 के साथ मल्टीप्लाई 1/4 एंड 60 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा। इसे काटेंगे तो आपका 20 बन जाएगा, इससे काटेंगे तो आपका 15 और इससे काटेंगे तो 12। और इस प्रकार से देखिए आपके सामने एक संख्या आ गई है, और इस संख्या के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। जो संख्या सबसे आपको बड़ी दिखती है, जैसे यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाती है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। ये एक तरीका हुआ। अब आ जाते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 भी अच्छा है और ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि इस टाइप के साथ जाएं तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। टाइप 2 का कंडीशन क्या है कि सर आप हर एक भिन्न को भाग कर लें, हर एक भिन्न को भाग कर लें। जैसे आप 1 की भाग दे देंगे 2 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10, 0.5। इसके बाद आप 1 का भाग दे दे 3 से, तो दशमलव लगा दे, 3 तियां 9, 1 दशमलव लगाए 0 और 3 तियां 9, ठीक है, यहां पर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप 1 को भाग दे दे 4 से, तो दशमलव लगाए 0, तो 4 दूनी 8, यहां बचेंगे 2, 0, 4 पंजे 20, तो 1 कैंसिल आउट हो जाता है। देन उसके बाद 5, 1 को भाग दे दे 5 से, पॉइंट लगाए 0 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से आपके पास कंडीशन मिल जाती है। तो आपको ये देखिए पैसे वाली कंडीशन समझ में आती है कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो यहां पर एक देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है वो संख्या अमूमन बड़ी है, तो इसलिए वो फ्रैक्शन भी आपको प्यारे बच्चों बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए 0.5 बड़ा है 0.33 से, फिर बड़ा है 0.25 से, और फिर 0.2। तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन आपकी जो दशमलव के बाद संख्या बड़ी आई है, तो वो फ्रैक्शन आपकी हो जाती है बड़ी। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी। ये हो गया आपके इस सेशन में ये दूसरा टाइप हो गया इसी का। दूसरा मेथड भी बोल सकते हो, दूसरा टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के देखिए 2 टाइप हो गए। अब आपको मैं बताता हूं टाइप 3, ठीक है, और ये सर्वोत्तम टाइप है आपके लिए, सर्वोत्तम मेथड बोल सकते हैं इसे। कितनी जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हो, भाई आपने लिखा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। और प्यारे बच्चों वीडियो में समय चल रहा है और देखिए कितनी जल्दी आंसर आता है। देखिए ध्यान से, आप सबका ना डिफरेंस ले लो, आप सबका डिफरेंस ले लो, आपने सबका डिफरेंस ले लिया, जिसका डिफरेंस सबसे कम आया वो भिन्न सबसे बड़ी, ले हो गया आंसर। जो डिफरेंस सबसे कम आया वो हो गई आपकी भिन्न सबसे बड़ी, और जो डिफरेंस सबसे ज्यादा आया वो डिफरेंस हो गई सबसे छोटी, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया ये। अब इसके पीछे का कारण भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गया ये प्रश्न। देखो अगर मैं यहां पर 8/9 लेता और यह 7/9 लेता, बहुत ध्यान समझिए, यहां पे डिफरेंस मैंने आपको बोला इसके पीछे का रीजन देखिए ध्यान से। यहां पे डिफरेंस 1 है, यहां पे डिफरेंस 2 है, ठीक है। जब आप इसे भाग करने जाएंगे तो अमूमन ये लगभग इसके करीब ही आएगा। जैसे आप 8 को भाग दे दो 9 से, तो दशमलव लगाओ 0, तो 9 8 72 होते, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसको करते हैं 7 को 9 से दशमलव लगाएंगे 0, तो 9 7 63 होते हैं। देखिए जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है ये भिन्न उतनी ही कम होती जा रही है। बहुत ध्यान से, जैसे जैसे ये संख्या इसके कंपैरिजन में कम होती जाती है, वैसे वैसे ये जो भिन्न है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर ये गैप 3 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो जिसका डिफरेंस कम आता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका डिफरेंस कम ज्यादा आता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो इस प्रकार से आपको 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जाइए। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि सर जो एक्यूरेट हो और जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जाएं। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप इसके साथ जाएं, कि आपको यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है अगर आप सीख रहे हैं।
फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको प्रश्न किस प्रकार से मिल रहा है, उस प्रश्नों के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे टाइप दूसरा। तो प्यारे बच्चों, टाइप 1 पता करने के बाद कमेंट करें कैसा लगा। अब हम टाइप 2 करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आवृत्ति संख्या। तो पहली बात तो ये लिखा है कि आवृत्ति संख्या होती क्या। आवृत्ति का मतलब है जो बार बार रिपीट करे, रिपीटिंग डिजिट लिखी हुई है, तो जो बार बार रिपीट करे। अब यहां पर ध्यान समझिए, जैसे हमने सरलीकरण का जब वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या बताई थी। परिमेय संख्या में मैंने आपको बताया था जो निश्चितता है, दशमलव के बाद जहां निश्चितता है तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि आपको उसका LHS और RHS मिल जाएगा। अपरिमेय में आपको क्या है कि दशमलव के बाद अनिश्चितता मिलेगी, डिजिट कंटिन्यू चेंज होती जा रही है और आपको कोई भी छोर नहीं मिल रहा है, जिससे क्या है कि उसमें उसी केस में हमने देखा था कि जो पाई है, तो वो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जो अमूमन कई सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि पाई एक कैसी संख्या है, ठीक है। इसी तर्ज पर एक और तरीका मिलता है संख्याओं के बारे में कि आवृत्ति संख्या। तो अब आवृत्ति संख्या बारे में समझते हैं क्या। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि जब आवृत्ति यानी कि दशमलव के बाद आवृत्ति यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या डिजिट्स हैं, वो अंक है, वो चेंज मतलब वही आते रहे। आप 1/3 करते हो तो 1/3 को जब सॉल्व करते हो, दशमलव लाया 0 तो 3 3 9 1 फिर 0, यानी कि आपकी ये दशमलव भैंस है जो हर बार दूध देगी, हाँ प्रधान नाम। तो दशमलव के बाद लगाने के बाद आपको 0 मिलता रहेगा, ठीक है, फिर 3 3 9, इस तरीके से ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि बार बार ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन एक ही संख्या का यानी कि दशमलव के बाद जो अंक है 3 3 3 3 3 ये ही रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए मुझे इसे रोकना है, और इसे रोकने के लिए मैं इस पे ये लिख सकता हूं, इस पर बार लगा दिया, हमने बार लगा दिया 0.3 के ऊपर, और यह संख्या एक बन गई आवृत्ति संख्या। इसी क्रम में अगर आपको पता करना है कि इससे सर मैं इसको कैसे लेके आऊं, तो याद रखना अगर किसी भी अंक के ऊपर ठीक है, दशमलव के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर आपको बार लगता है, तो एक डिजिट है तो एक बार 9 आएगा, और 2 डिजिट है तो 2 बार 9 आएगा। इसका मतलब जैसे इसको हटाएं तो 3/9 बनेगा, ठीक है, यानी कि एक पर ही बार था इसलिए 3 से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर ये ऐसे लिखा होता 7 9 7 9 7 9 इस तरीके से, तो हमने एक चीज देखी है कि 7 9 कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए याद रखो प्यारे बच्चों कि पहले 3 और 3 रिपीट कर रहा था तो हमने 1 पर बार लगाया, यहां पर 2 एक साथ रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर क्या लगाएंगे, 2 अंकों के ऊपर बार लगाएंगे। तो अगर इस बार को हटाना है तो जाहिर सी बात है 79/99 होगी। और भाई मेरे वीर जवानों, इस 9 को इस 9 से काट मत देना, बहुत चमत्कारी लोग हो, बहुत चमत्कारी। कई सारे बच्चों को मैंने एक बहुत खतरनाक कंडीशन करते हुए देखा है कि वो कुछ भी काट देते। जैसे एक सिंपल सी बात है कि उनसे बोलो कि 50 और 50 को 50 से भाग दे दो, तो वो सीधे ऐसे लिखते हैं 50 से कम 50, 50 से कम 50। तो ऐसा मत करना बिल्कुल, क्योंकि आपको ना क्या बनना है, आपको बनना है क्या, आपको बनना है देश का जवान, और ऐसी जवान गलती नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखिए इसका मतलब अगर हमारे पास 634 हो जाए, 634 हो जाए, 634 हो जाए, यानी कि आवर्ती संख्या चलती जा रही है, तो 634/999 ये कंडीशन आ जाएगी। तो मन में एक सवाल ये आ गया है, ये मन में ये सवाल जागेगा कि सर अगर एक पर आवर्ती संख्या के लिए बार लगाओ और एक पर बार ना लगाओ, चलो मान लिया आपकी बात हमने कि ये 6 7 बार लगा हुआ है, यानी एक पर बार लगा, तो जिस पर बार नहीं लगाया तो उसको जब कट हटाएंगे दशमलव तो उसके नीचे 0 लिखेंगे, यानी कि 10 लिखते हैं। जैसे अगर दशमलव 5 है, ये पॉइंट लगाएंगे तो 10 लगाएंगे, अगर यहां पर 0.5 होता तो इसकी जगह पर 5/9 लिखते, बस इतना अंतर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको हल करेंगे। तो देखिए पूरी संख्या, पूरी क्या है, पूरी कंडीशन 67 है, तो 67 में से जिस पर बार नहीं लगाए उसको आप घटा दें। मैंने क्या बोला, पूरी जो कंडीशन है उस कंडीशन में ये देखें कि जिस डिजिट पर बार नहीं है तो उसी को घटा दें। उसको घटाने के बाद अब आप ये देखें जिस पर बार है उसका तो 9 आएगा, जिस पर बार नहीं है उसका 0 आएगा। तो 67 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 59। सही है ना,
कर मत देना, 61 बचेगा और अपॉन 90। क्लियर? अगर आप इसे इसको फिर से वही करेंगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमारा हर बार में 7 ही रिपीट करना चाहिए। अगर 0.67 लिख दिया है तो इसमें ये ऐसा होता है 0.6777, इस तरीके से 7 चलता रहता है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूं तो यही आंसर आएगा। जैसे 61 को डिवाइड करिए 91 से तो पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, अब भाई देखो 9 छक होते हैं 54, 9 छक होते हैं 54, तो यहां पर हो जाएंगे 540। ठीक है, तो 0। अब यहां पर 61 में से तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, 61 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, अब यहां पर एक 0 और लगाएंगे तो 9 सत्ते 63 यानी कि 630, और हर बार आपका 70 ही आएगा और इस तरीके से 7 बनता रहेगा। इसका मतलब हमारा तरीका बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। तो इसी कड़ी में अगर कभी कभी प्रश्न आता है कि 0.4 बार, ठीक है, 0.4 बार, 0.7 बार और 0.5 बार, इसका आंसर कितना होगा? तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, ये बार था तो इस बार की जगह पर आप 4/9 कर लो, 7/9 हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा ध्यान समझिए, क्योंकि नीचे देखिए ये कंडीशन है और ये देखिए सिंपलीफिकेशन में हमने जो बेसिक पढ़ा था उसकी अमूमन हमें जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और इन सबको जोड़ देंगे, 4 7 और 5, तो 7 5 12, 12 और 4 कितने होते हैं? 12 और 4 कितने होते हैं? 12 4 होते हैं 16 और 16/9। दिस इज योर आंसर। मेरी बात समझ पाए? इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर ये प्रश्न इस प्रकार का होता 0.637 बार, तो हमें क्या करना पड़ता? देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई कि पूरी संख्या हमें लिखनी पड़ती 637, उनमें से जिस पर बार नहीं है हम उसको घटा देंगे, और यह देखिए जिसका बार है उसको लिखेंगे और जिन पे बार नहीं उसके 0 लिख देंगे, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। तो 637 में बेटा 637 में 63 आप माइनस कर देंगे तो 4, ठीक है, और ये आपका कितना बचेगा? ये आपका 13 में से 6 जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, और यहां पर बचेगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा 574/900। बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में अमूमन आपको आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? भाज्य और भाजक, भागफल और शेषफल। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम टाइप 3, और टाइप 3 आप अमूमन जानते हो। क्या जानते हो? देखो ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा था कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, कि भाई फ्रैक्शन जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या होता है अंश अपॉन हर। लेकिन एक चीज अगर आज याद रख लेते हो, अगर आज याद रख लेते हो तो आपका जीवन सुधर जाएगा मैथमेटिक्स के पथ पर। अंश को भाज्य लिख दो, हर को भाजक लिख दो। क्या बोला मैंने? अंश को भाज्य लिख दो, अंश को भाज्य लिख दो, हर को भाजक लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर अंश को आपने भाज्य लिख दिया है और हर को भाजक लिख दिया है तो आप इसे चाहे इंग्लिश में कंडीशन कर दीजिए कि इसे बोलते हैं डिविडेंड और इसे बोलते हैं डिवीजर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिए, अगर इस केस में तभी हम कर पाएंगे जब n की वैल्यू d से ज्यादा होगी, यानी कि हमारा भाज्य जो होगा वो भाजक से हमेशा ज्यादा रहेगा। एक फॉर्मूला ड्राइव करना तो मैं अभी बता देता हूं आपको रटने की सर जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बोला ना किसी ट्रिक में नहीं फंसना है, आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें और उससे आपका प्रश्न बहुत जल्दी हल हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा 3/2 है, ये देखिए 3/2 लिख लिया, तो देखिए हमारा ना भाज्य ज्यादा है, भाजक छोटा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी भाग करेंगे, तो 2 से तो भाग करोगे, 2 एकम 2 और यहां 1 बचा। अब ये जो कंडीशन बोल रहा हूं मैं, इस कंडीशन को ही नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो है A3 ये हमारा भाज्य है। ठीक है, 2 हमारा क्या कहला रहा है बेटा? भाजक यानी कि डिवीजर। एक जो कहला रहा है वो हमारा भागफल है, और एक बेसिकली जो हमारा है वो एक हमारा जो कहला रहा है वो शेषफल। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 3 आपका, तो इसलिए अगर मुझे 3 लेकर आना है कि 3 मुझे अगर कहिए कि 3 आएगा कैसे, तो 3 आने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी पहले मल्टीप्लाई इससे करेंगे,
कि भाई 2 गुणा 1, यही करेंगे ना, 2 की गुणा 1 से करेंगे और प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर है। तो इस केस में था क्या, इस केस में ये था, इस 3 को आपने बेसिकली क्या लिखा था, आपने इस 3 को लिखा था भाज्य, आपने इस 2 को क्या लिखा था भाई, आपने लिखा था भाजक, आपने 1 को क्या लिखा था, 1 को लिखा आपने क्या, भागफल, और 1 को लिखा था आपने इसको शेषफल, ये लिखा था। इस केस में आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें बेसिकली इसी को आप एचसीएफ निकालने के लिए भी यूज करते हो और इसे आप यूक्लिड लैमिना डिवीजन कहते हैं, मेथड कहते हैं। शेषफल हमेशा, शेषफल जो भी है, शेषफल की वैल्यू या तो भाजक जो होता है उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेषफल नाम का एक टॉपिक हम करेंगे, उसमें इस चीज की जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी कि शेषफल क्या होगा। अब ये तो हो गया, तो अब हमारे पास सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई है, सूत्र आ चुका है, सूत्र ने प्रस्थान कर चुका है। सूत्र आने के बाद अब हमारा आंसर क्या होगा, ये देख, हम प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, तो यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो 7 शेषफल बचता है, शेषफल बचता है। आप 7 ना करें, आप कुछ और भी कर लें, नो प्रॉब्लम, 7 ना करें कुछ और भी कर लें, आप सीधे ये लिख दें कि सर 15 बचता है, 15 शेषफल बचता है। 15 ना करना चाहें आप सीधे इसे 10 कर दें कि 10 शेषफल बचता है। यहां पर आप अमूमन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बचता है। तो उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 121 देन रिमाइंडर विल बी 10 एंड देन इफ that number is divisible by 11 that time शेषफल विल बी, यानी कि रिमाइंडर विल बी। बहुत ध्यान समझिए कि रिमाइंडर क्या होगा। अब इसमें जो प्रश्न पढ़िए, मैंने आपको बोला ना, अमूमन बच्चा प्रश्न नहीं पढ़ना जानता। किसी संख्या, तो कोई संख्या में कुछ भी मान लो, तो अमूमन आप किसी संख्या को x मानते हो, तो भाई अगर आपका नाम सोहन है तो आप अपना s मान लो, आपका नाम माजिद है तो m मान लो, आपका नाम जो है वो एडम है तो a मान लो, नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि यहां पर हमें वेरिएबल रखना है, ठीक है। x यानी कि वह संख्या है। अगर किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं तो हमें 10 मिलता है, तो 10 भाई साहब ये कट रहा होगा 121 से, तभी तो मिल रहा है ना, तभी तो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये x की जगह पर आप 121 लिख दें तो वो संख्या मिल जाएगी जो 131 होगी, यही तो हुआ ना। तो 10 शेषफल आपको मिल गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगली कंडीशन में उसने बोला कि अगर उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, अगर इसी संख्या को यानी कि 121 प्लस 10 और 11 से विभाजित किया जाए, तो देखिए 121 11 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 हो गया। अब बचा 10/11, 10/11। तो अब 10 जो है, मैंने आपको बताया ना कि 10 जो है यानी कि 10 जो है वो इससे छोटा है, तो इसीलिए यहां पर जो रिमाइंडर हो जाएगा वो स्वयं अपने आप में 10 हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन हो, अब इस 10 की जगह पर क्या कर देते हैं, इस 10 की जगह पर हम कर देते हैं, मानिए 25 कर दिया, इस 10 की जगह पर 25 कर दिया। तो ये तो क्लियर है कि किसी संख्या को अगर हम विभाजित 121 से करते हैं तो हमारा 25 शेषफल बचता है। ये लिखा ना, 121 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो 25 बचता है। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि वह संख्या हमें नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं वो संख्या 121 ही थी, यहाँ पर 121 ही, और 121 में 25 और जोड़ दिए तो हमारा हमेशा शेषफल कितना बचेगा भाई, 25 ही तो बचेगा बेटा मेरे, 25 ही बचेगा। इसका मतलब वो संख्या आपकी कितनी हो गई, वो संख्या आपकी 140 हो गई। अब उस संख्या को आप
इस 121 प्लस 25 को अगर आप 11 से विभाजित कर दो, 11 से विभाजित कर दो, अगर कट रहा है, यहां पर ये संख्या डिविजिबल है, नहीं कट रहा है, तो आप पूरी संख्या माने और उसको डिविजिबल कर दें, उसको डिविजिबल कर दें, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पर अब क्या बचा भाई, 121 11 से डिविजिबल है, बचा क्या 25, तो मेरे लाल 25/11 यानी कि 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 3। तो अमूमन कई लोग आपको चूरन देते हैं, अमूमन आपको भी, आप खुद भी इन चीजों में फंसे रहते हैं कि सर इसका मतलब यहां पर 25 है, यहां पर 11 है, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो संख्या अगर डिविजिबल ना हुई तो इस बात को और भी याद रखो कि ये तो ठीक है, लेकिन ये जो संख्या जिससे डिविजिबल कर रहे हो और जिससे पहले भी कर रहे थे, जिसको बाद में भी करना है, ये आपस में भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर यहां पे लिखा होता कि यदि किसी संख्या को 64 से विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब जो लास्ट में दूसरी संख्या पूछी है जिससे डिविजिबल करना है, वो 64 बेसिकली किसी ना किसी से कटनी चाहिए, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, नहीं तो आपको वो संख्या मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर ये क्वेश्चन कर दूं कि यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो 13 शेषफल आता है, 13 शेषफल आता है यदि उसी संख्या को 53 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, यह प्रश्न आ जाए तो इस प्रश्न में बहुत ध्यान समझिए, इस प्रश्न में करेंगे क्या, बहुत ध्यान समझिए। उसने बोला कि यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित करें, तो आपने बोला कि सर मैंने 65, यानी कि वो संख्या आपने 65 मान ली कि उस संख्या को आपने 65 से विभाजित किया और आपका 13 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, 13 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब आप यहां पर 65 रखेंगे, तो 65 प्लस 13/65 कर देंगे, तो 65 और 13 आपके हो गए 78, 65 13 बेटा कितने हो गए 78, यानी कि वह संख्या 78 है, यानी कि इस 65 प्लस 13 को अब आपको किससे करना है, अब आपको करना है 53 से, अब आपको 53 से। तो मैंने ये बोला अगर आपका ना पड़ा हुआ होता तो आप क्या करते, आप इस 13 को इस 53 से डिवाइड करते भाई, करते, या 13 की जगह पर कुछ और संख्या होती तो इससे करते नहीं करते, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे से कट रहे हो, एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है इसे 78 लिखना है और इसे 53 लिखना, और 53 78 ये कंडीशन रहेगी तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कितना कट रहा है, तो बस 78 में 53 को घटा लो तो 5 और 2, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो याद रखें कि अपनी आंखों को खुला रखें और बहुत ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आपने सही से सावधानी पूर्वक प्रश्न नहीं पढ़ा तो आपका अमूमन गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न में गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप अमूमन इस संख्या को और इसको देखते हो, तो मैंने आपको बताया ये संख्या अमूमन इससे कटनी चाहिए, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ रही है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।